Numerical 1. A force of 0.4 Newton is required to displace a body attached to a spring through 0.1 meter from its mean position. Calculate the spring constant of spring. बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ये एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास अटैच्ड है और अगर इसको हम पुल करें विद अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन जिसको मीन पोजीशन कहते हैं 0 वहाँ से चला जाएगा डिस्प्लेस होके 0.1 मीटर के फासले पे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के ऐसी सूरत में हमने मालूम करना है। हुक्स लॉ यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ से के की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, फोर्स अप्लाइड है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सीधा सीधा स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला लगाते हैं के इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एक्स। वैल्यूज पुट इन करते हैं 0.4 ऊपर और एक्स की नीचे। 0.4 डिवाइड बाई 0.1 बहुत ही सिंपल 4। और यूनिट्स क्या होंगी, ये देखें एफ है तो न्यूटन और नीचे डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, तो न्यूटन पर मीटर इसका आंसर। न्यूमेरिकल 2. A pendulum clock keeps perfect time at a location where acceleration due to gravity is exactly 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो परफेक्ट टाइम के लिए हम कह लेते हैं, समझ लें इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है और ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन द क्लॉक इज मूव टू अ हायर एल्टीट्यूड, जब इसको थोड़ा किसी हाइट पे ले जाया जाए, समझ लें मरी ले गए हैं, इट लूजेज 80 सेकेंड्स पर डे, यानी ये देर से अपना टाइम पूरा कर रही है, यानी इसका टाइम पीरियड लंबा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, इसको हम कह देते हैं जी प्राइम एट न्यू लोकेशन। तो गिवन हमारे पास क्या है, टाइम एट ओरिजिनल लोकेशन हमने कंसिडर कर लिया था कि 1 सेकेंड है फॉर एग्जांपल। एट ओरिजिनल लोकेशन जी हमें मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम लॉस्ट इन 24 आवर्स एट न्यू लोकेशन, इसको मैं टी एल कर देता हूँ, यानी टाइम लॉस्ट 80 सेकेंड। 24 घंटों में, एक दिन में एक घड़ी 80 सेकेंड पीछे रह जाती है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ट्रिकी है। वैल्यू ऑफ जी एट न्यू लोकेशन, जिसको हम जी प्राइम कह देते हैं, ये मालूम करना है हमने। सोल्यूशन यानी कि किस हाइट पे लेकर गए हैं, मरी लेकर गए हैं या नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान के किसी एरिया में लेकर गए हैं, कहाँ लेकर गए हैं। टाइम लॉस्ट पर आवर एट न्यू लोकेशन, हमें देखें 24 घंटे का तो पता है, टाइम लॉस्ट इन अ डे कितना है 80 सेकेंड। तो टाइम लॉस्ट इन 1 आवर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 24। तो 80 डिवाइडेड बाय 24 3.33 सेकेंड, यानी एक घंटे में इतना पीछे रह रही है। तो हम देख लेते हैं कि एक सेकंड में कितना पीछे रह रही है, तो डिवाइडेड बाय 3600 कर लेंगे। तो ये 0.000916 सेकेंड, यानी जब हमारी यहाँ पे घड़ी एक सेकंड कर रही होती थी तो वहाँ पे ये एक सेकंड से थोड़ा पीछे रह चुकी होती थी, तो इसलिए 1.000916 होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड एट न्यू लोकेशन क्या होगा, ये कितनी देर में अपना एक चक्कर पूरा करती है, एक सेकंड में नहीं पूरा करती, थोड़ा लेट हो जाती है। तो 1 प्लस 0.000916 सेकेंड, तो ये आ जाता है 1.00916 सेकेंड। अब जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होता है। जितना दूर हाइट पे जाते जाएँ, चाँद पे चले जाएँ तो बिल्कुल ही कम हुई होती है। जितना ज़मीन के सेंटर से दूर होते जाएँ तो जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जितना मरी पे चले गए तो जी की वैल्यू कम होगी। जहाँ जी की वैल्यू कम होती है तो टाइम पीरियड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये देखें, जहाँ पर नया टाइम पीरियड क्या होगा, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था प्लस जो डिले हो रहा है, 1 प्लस 0.000916 सेकेंड। तो इस 1.00916 सेकेंड को हम देखें, ये भी एस जो है ये 1 सेकेंड, ये टी है, तो हम लोग कह सकते हैं टी प्राइम यानी न्यू टाइम पीरियड इक्वल टू 1.000916 मल्टीप्लाई बाय टी जो कि 1 सेकेंड है, यानी ओरिजिनल लोकेशन मल्टीप्लाई बाय 1.000916। अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्राइम इस वाली घड़ी के लिए। और राइट साइड पे ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी इस घड़ी के लिए था। अब देखें क्या क्या चीज़ें क्रॉस हो रही हैं। 2 पाई से क्रॉस हो रहा है, अंडर रूट एल से क्रॉस हो रहा है, तो पीछे बच गया इस साइड पे अंडर रूट जी, इस साइड पे अंडर रूट जी प्राइम, तो ये अंडर रूट जी उस तरफ ले जाते हैं। तो अंडर रूट जी डिवाइड बाई अंडर रूट जी प्राइम इज इक्वल टू 1.000916। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा जी डिवाइड बाई जी प्राइम इज इक्वल टू 1.00182। वैल्यूज़ डालते हैं, 9.8 जी की वैल्यू हमें गिवन थी और ये है 1.00182 को नीचे ले आए और जी प्राइम को उस तरफ ऊपर ले जाएंगे।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.782 और इसको सीधा करके लिख लेते हैं और राउंड भी कर लेते हैं तो आ जाएगी 9.78। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। न्यू लोकेशन पे जी की वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल 3, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड्स पेंडुलम है और सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड, 1 सेकंड नहीं होता। यानी एक दफ़ा यहाँ से इधर तक जाएगा और वापस आएगा तो कितना टाइम लेगा? 2 सेकंड। वैसे एक ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसकी लेंथ भी 1 ही होती है, 1 मीटर। तो ये आपने सारी ज़िंदगी के लिए याद रखना है और हम अभी इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम जो क्या है 2 सेकंड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ना भी गिवन होती है हमें तो याद होती है। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने मालूम करनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितना इसकी लेंथ होगी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है जब पेंडुलम का केस हो? 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। हमें चाहिए लेंथ, तो दोनों साइडों को स्क्वायर कर लेते हैं ताकि इस अंडर रूट से छुटकारा पाया जा सके। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इससे बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये बन जाएगा एल ओवर जी। अब हमें चाहिए एल, तो दूसरी तरफ चला जाएगा जी, तो टी स्क्वायर जी और ये 4 पाई स्क्वायर नीचे आएगा। तो देखते हैं एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट इन करना शुरू करते हैं। टाइम की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई 4 है और पाई की वैल्यू 3.14 तो उसका स्क्वायर। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और ये क्या है? 4 और 4 आपस में कट गए। पीछे हमारा बच गया 9.8 और 3.14 का स्क्वायर अगर किया जाए तो वो होती है वैल्यू 9.8596। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.994 मीटर। देखा जाए तो 1 मीटर ही है ऑलमोस्ट। तो ये हमारा आंसर है। Numerical 4. A body of mass m suspended from a spring with force constant k vibrates with frequency f1. एक स्प्रिंग है जिसके साथ मास m लटका हुआ है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? f1 जिससे वाइब्रेट करता है। अगर इस स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट दिया जाए, व्हेन इट्स लेंथ इज कट इनटू हाफ एंड द सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ्स, कि इसी बॉडी को इनमें से किसी एक के साथ लटका दिया जाए और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? f2 जिससे एक घूम रहा है। तो फाइंड आउट करना है f1 मल्टीप्लाई बाय f2 इनवर्स। अब f1 तो मालूम की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे k है। यहाँ पे f2 कैसे मालूम? यहाँ पे तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं पता। तो ऐसी सूरत में जब एक बड़े स्प्रिंग को दो इक्वल हिस्सों में काट दिया जाए तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k/2 नहीं, 2k होनी चाहिए दोनों की। कैसे? ज़रा समझाता हूँ। देखें ये एक स्प्रिंग है, इसको अगर हम दो इक्वल हिस्सों में काट दें तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो पहले k थी वो क्या होनी चाहिए? 2k। अगर इसको 3 हिस्सों में काट दें, 3 इक्वल हिस्सों में, तो इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट की? 3k। जादू चल रहा है। और अगर 4 में काट दें तो क्या वैल्यू होनी चाहिए? 4k। समझ नहीं आई? अभी समझाता हूँ। हुक्स लॉ आपने पढ़ लिखा है, F इज इक्वल टू k इंटू एक्स होता है। तो इस k की वैल्यू क्या होगी? जाहिर है F डिवाइडेड बाई x। अब ये x क्या बला है? x ये बला है कि अगर आप इसको एक फोर्स F से खींचें, ठीक है, इसको स्ट्रेच आउट करें तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट आगे जाएगा, कितना एक्सटेंड होएगा, तो वो बनता है x फासला। दोबारा बता दूं कि अगर इस स्प्रिंग को एक फोर्स F लगा दी जाए तो ये कितना आगे जाएगा, डिस्प्लेस होएगा x। अब देखें इसको हमने हाफ में डिवाइड कर लिया। अब इसका नाम हम लोगों ने 2k तो फाइनल आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम है k प्राइम। तो वो k प्राइम क्या होगा? इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई क्या? x नहीं। अब देखें ये क्या रह गया, जितना इसने इस केस में एक्सटेंड होना था वो था x। अब ये आधा रह गया। अब ये आधा एक्सटेंड हो सकता है, हाफ एक्सटेंड हो सकता है। तो f डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2, f डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 2। और अब आप देखें ये डिनोमिनेटर है और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है। तो उसूल ये है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाता होता है। तो k प्राइम इज इक्वल टू 2f डिवाइडेड बाय x। अब देखें तकरीबन सॉल्व हो चुका है। ये देखें f बाय x और ये f बाय x। तो f बाय x की वैल्यू क्या है? k। तो ये बन जाएगा 2 इंटू
के। यही आपको समझ आ गया, ये 2k बन गया। इसी तरह 3k के लिए भी आ जाए, के प्राइम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय, अब ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, मेन जब पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था तो x एक्सटेंड हो सकता है, अब 3 हिस्सों में हो गया, तो अब जो एक हिस्सा है वो x बाई 3 एक्सटेंड हो सकता है सिर्फ, लिहाजा f डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3। और अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो k प्राइम इज इक्वल टू 3f डिवाइडेड बाय x, और इससे बन जाएगा k प्राइम इज इक्वल टू 3k। इधर आ जाएं, k प्राइम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय, ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, x डिवाइडेड बाय 4। अब ये यहाँ पे लिख लेंगे x डिवाइडेड बाय 4, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कि 4 जो है क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, तो k प्राइम इज इक्वल टू 4f डिवाइडेड बाय x, और ये f डिवाइडेड बाय x क्या चीज़ है, वही k, तो k प्राइम इज इक्वल टू 4 इंटू k। उम्मीद है मज़ा आया होगा। चलें वापस अपने सवाल की तरफ चलते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, अ स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट k, मास ऑफ बॉडी m, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग f1, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ स्प्रिंग f2, f1 इंटू f2 इन्वर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। f1 मल्टीप्ल जो है इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के। टाइम में लफ्ज़ एम आ रहा होता है तो उसमें एम ऊपर आना होता है और के नीचे आना होता है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड है, तो जो 2 पाई ऊपर आ रहा था टाइम पीरियड वाले में वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट के ओवर एम। अब f2 क्या होगी, f2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट क्या हो जाएगा, 2k डिवाइडेड बाई एम। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किस हालत में, f1 इंटू f2 इन्वर्स। f2 इन्वर्स का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई f2, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं f1 डिवाइडेड बाई f2। अब इनके अंदर वैल्यूज़ अपनी लगा लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट के बाई एम डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट 2k बाई एम। अब ये देख लें 1 बाई 2 पाई और 1 बाई 2 पाई आपस में कट रहे हैं, ऊपर भी अंडर द रूट के नीचे वाले पोर्शन में बाय एम है और नीचे भी अंडर द रूट के नीचे वाले पोर्शन में बाय एम है, तो पीछे बच जाता है ऊपर अंडर द रूट के और नीचे बच जाता है अंडर द रूट 2k। और अंडर द रूट 2k को हम यूँ भी लिख सकते हैं अंडर द रूट 2 इंटू अंडर द रूट के, ताकि अंडर रूट के और अंडर रूट के आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। पीछे क्या बच गया, f1 इंटू f2 इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2। अंडर द रूट 2 की वैल्यू क्या है, 1.41, कैलकुलेटर से कर लें 1.41 आंसर आता है। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.41 से क्या आता है, 0.707, और यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 5, A mass at end of spring describes simple harmonic motion यानी कि to and fro motion with time period 0.4 seconds. Find out acceleration when displacement is 0.04 मीटर। तो ये एक मास अटैच टू स्प्रिंग है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अगेंस्ट इट मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, तो इससे एक तरफ जाता है फिर दोबारा वो दूसरी तरफ आता है, फिर एक तरफ आता है फिर दूसरी तरफ आता है, इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वो कह रहे हैं कि जब ये डिस्प्लेसमेंट एक्स पे होता है तो उस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जबकि टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.4 सेकेंड। तो इसके लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन सिखाई हुई थी सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एनिमेटेड डेरिवेशन है, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होगा तो यहीं पे हल्का सा समझा देता हूँ। एक्सेलरेशन जो ये आता है इस कंपोनेंट का, ये आपको बता दूँ, ये पॉइंट है जिसकी प्रोजेक्शन इधर आ रही है इस लाइन पे, डायमीटर वाली लाइन पे। तो जो ये पॉइंट यूँ घूमता रहता है तो ये पॉइंट भी इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाता रहता है ओवर द डायमीटर। तो ये ऐसे ही समझ लें कि जब ये इस पॉइंट पे है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया हल्का सा देखें, इसमें ये देखें इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रही होती है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसका जो एक्स फैक्टर है या एक्स कंपोनेंट है, ये देखें ये वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। अगर इसको रिजॉल्व किया जाए तो ए एक्स निकालना है तो क्या होगा, ए सी कॉस थीटा। अब ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला है वी स्क्वेयर और आर, और वी की वैल्यू हमें पता है आर ओमेगा होती है, तो आर ओमेगा का स्क्वायर लिया तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे आर ही था, आर स्क्वायर से कट गया तो वैल्यू आ गई आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
हमें चाहिए ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ चाहिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहा होता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा था और ए सी की जगह हमने लिख दिया आर ओमेगा स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या है? देखें कॉस थीटा हमें पता था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें देखें कॉस थीटा का बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है आर। तो वैल्यूज डाल दी, उससे हमारे पास आ जाते हैं कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ओवर आर, ये वाली कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ओवर आर। तो अब ए एक्स के अंदर कॉस थीटा की भी वैल्यू डाल देंगे आर ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर आर, आर से कट गया, पीछे बच गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x की वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे बिकॉज इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, कि ये हम मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। गिवन क्या है हमारे पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग है जिसका टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट 0.04 मीटर पे जब हो तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये देखना है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ओमेगा कहाँ से आएगा। कौन सा ऐसा फार्मूला है टाइम पीरियड का जिसमें से ओमेगा निकाल सकते हैं? क्या पेंडुलम वाला है? टाइम पीरियड 2π√L/g? नहीं, इसमें से नहीं निकल सकता, इसमें ओमेगा है ही नहीं। दूसरा क्या ये स्प्रिंग वाला है? टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/k? नहीं, इसमें से भी नहीं निकल सकता। और तीसरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने सर्कल वाला सीखा हुआ है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω। हाँ, इससे निकल सकता है। तो इसी को हम यूज़ करते हैं। और सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, पाई की वैल्यू 3.14 डाली और टाइम की 0.4, इसको कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया 15.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको इस फार्मूले में पुट इन करते हैं। ओमेगा की वैल्यू डाली 15.7 का स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 0.04। 15.7 का स्क्वायर ये आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9.8596, राउंड फिगर में कर लें -9.86, और यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 6, a block weighing 4 kg extends a spring by 0.16 meter from its unstretched position। ये एक जगह है जहाँ पे एक स्प्रिंग लटका हुआ है अपनी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में, और इसके साथ जो मास लगा रहे हैं हम लोग 4 kg का। ऐसी सूरत हाल में जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन या जीरो पोजीशन, उससे इसका वेट इसको कितना एक्सटेंड कर देगा? 0.16 मीटर। अब कह रहे हैं अगर इस ब्लॉक को रिमूव कर दिया जाए, द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड अ 0.5 kg ब्लॉक इज हंग या बॉडी इज हंग, तो क्या पोजीशन हो जाएगी? इस तरह से 0.5 kg की बॉडी लग जाएगी। तो उतारी बात है वो ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा कम ही नीचे हैंग कराएगा उसको। इफ़ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड, अब इसको नीचे की तरफ खींचा जाए एंड देन रिलीज कर दिया जाए, तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड का मतलब जहाँ भी आए वो टाइम पीरियड होता है। तो ये बहुत आसान सवाल है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? हमने 3 फार्मूले पढ़े हुए हैं। 2π/ω जो कि सर्कल के लिए होता है, 2π√L/g जो कि किसके लिए होता है? पेंडुलम के लिए, जबकि स्प्रिंग के लिए 2π√m/k होता है। 2π√m/k, ये मैंने लफ्ज़ याद किया हुआ है टाइम, क्योंकि टाइम पीरियड में लफ्ज़ m आ रहा होता है, TIM, तो m हमेशा ऊपर लिखेंगे। चलते हैं गिवन की तरफ। मास ऑफ ब्लॉक m1, क्योंकि 2 ब्लॉक्स हैं, पहले वाले के साथ हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो 4 kg का मास है। डिस्प्लेसमेंट जो इस मास के वज़न की वजह से हुई थी वो थी 0.16 मीटर, और मास ऑफ ब्लॉक 2 उन्होंने दिया है 0.5 kg। टाइम पीरियड इसका मालूम करना है और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें इस वाले स्प्रिंग का हमारे पास मास भी मौजूद है जिसकी वजह से वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट x मौजूद है, k नहीं मौजूद है। हुक्स लॉ की मदद से हम लोग k मालूम कर सकते हैं। तो पहले देखें फोर्स ऑन स्प्रिंग जो कि वेट है वो क्या है? m1 × g, मास 4 kg, g की वैल्यू 9.8, तो ये हो गया 39.2 न्यूटन। फ्रॉम हुक्स लॉ हम लोग मालूम कर लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू, k इज इक्वल टू F/x, 39.2 डिवाइडेड बाय 0.16 इज इक्वल टू 245 न्यूटन पर मीटर। अब हम लोगों ने जाना है इसका टाइम पीरियड मालूम करने के लिए। तो इसका मास है 0.5 kg और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√m/k। यहाँ पे m2/k हो जाएगा क्योंकि सेकंड मास है, फर्स्ट मास को हम लोगों ने m1 कहा था, और वैल्यूज डालें 2 × 3.14 और अंडर द रूट 0.5 डिवाइड बाय 245। 2 × 3.14 हो जाएगा 6.28, और अंडर द रूट इन दोनों को सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो वो हो जाएगा 0.00204।
फर्दर सॉल्व करते हैं तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय, इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.045, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.28 सेकेंड, और ये टाइम पीरियड होगा विद दिस सेकेंड मास। न्यूमेरिकल 7, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। कि ये एक सिंपल पेंडुलम है और इसकी लेंथ हमें कहा गया कि मालूम करके बताएं, जबकि टाइम पीरियड हमें गिवन है 1 सेकेंड, यानी कि ये एक दफ़ा यहाँ पे जाके दूसरे एंड पे दोबारा वापस कितनी देर में आ जाता है, 1 सेकेंड में। और जब ये मालूम है तो कह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बता के दें। गिवन हमारे पास क्या क्या है, सिर्फ टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड। जी हमें ज़ुबानी मालूम होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी यहाँ से इधर तक कितनी लेंथ है वो मालूम करनी है, और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2π/√L/g। अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने मालूम क्या करना है, हमने तो लेंथ मालूम करनी है, तो स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है। दोनों साइडों पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर ले लेंगे, तो हो जाएगा t² = 4π², और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय L/g, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब हमें L चाहिए तो L को एक साइड पे कर लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या क्या चले जाएंगे, t², और g ऊपर चला जाएगा, t² × g, और 4π² जब दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 4π²। अब इनके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू क्या है, 1, तो 1² मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 4 × 3.14 का स्क्वायर, और अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर रह जाएगा 9.8 और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का जो स्क्वायर है कैलकुलेटर से किया 9.8596। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.248। राउंड फिगर में कर लें तो 0.25 मीटर, ये है इसकी लेंथ। अब हम लोगों को मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही आसान है, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि 1 सेकेंड है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इट इज़ 1, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़। तो 1 हर्ट्ज़ इज़ द आंसर, और फ्रीक्वेंसी को साइकिल्स पर सेकंड भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग 1 साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी बुक में आंसर है। न्यूमेरिकल 8, अ स्प्रिंग whose स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है, 80 न्यूटन पर मीटर। ये वर्टिकली सपोर्ट करता है एक मास ऑफ 1 kg को, और कहाँ पे, एट रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन का मतलब है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसी को ज़ीरो पोजीशन भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस बाय विच द मास मस्ट बी पुल डाउन, कि कितना नीचे इस मास को पुल डाउन किया जाए, ताकि जब इसको रिलीज़ किया जाए, यानी कि इसको जब खींच लिया उसको हम कह लेते हैं कि x डिस्टेंस तक इसको खींचा, और इसको फिर रिलीज़ किया, तो ये पास करेगा मीन पोजीशन से, यानी x0 x0 पोजीशन से, विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने डिस्टेंस x मालूम करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, मास मालूम है, रेस्ट पोजीशन मालूम है, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है, डिस्टेंस बाय विच इट मस्ट बी पुल डाउन, कितना नीचे खींचें कि वापसी पे मीन पोजीशन से गुजरते हुए इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो ये डिस्टेंस मालूम करना है x, और वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ताकि 1 मीटर पर सेकेंड आ जाए। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऐसे सवालों को हल करने का फार्मूला होता है v=ω√, जो मैक्सिमम डिस्टेंस माइनस जिस डिस्टेंस के ऊपर आपने वेलोसिटी मेजर करनी है। तो v=ω√, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे x² है, जितना हमने खींचा है x है, तो x का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, जो कि हमारे केस में उसकी वैल्यू 0 ही होगी। ज़रा देखें ये फार्मूला बनता कहाँ से। ये एक मैंने वीडियो बनाई है, छोटी सी है, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक गिवन है, अगर आप देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें मैंने दिखाया था कि Vx, कि ये जो पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, ये वाला मास, इसकी प्रोजेक्शन इस नीचे डायमीटर वाली लाइन पे बन रही होती है। तो मैक्सिमम जो इसका प्रोजेक्शन का डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन O से, वो कितना हो सकता है, यहाँ तक, और ये रेडियस ऑफ सर्कल है r। जिस तरह यहाँ पे रेडियस r है, यहाँ पे भी ये r होगा। तो इसलिए मैक्सिमम का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर माइनस जिस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी लेनी है। तो यहाँ पे अभी x पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ले रहे थे, इसीलिए देखें ये Vx गिवन है, तो इसका Vx इस पॉइंट पे गया। तो आप डिटेल में देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा सरसरी और दिखा दूँ कि आप फॉर एग्जांपल देखें कि नीचे की तरफ स्प्रिंग्स को खींचा हुआ है, कितना नीचे तक खींचा हुआ है, x0 XO तक,
और हमें कहा जाए कि यहाँ पे जब गुजर रहा हो तो तब क्या स्पीड होगी। तो इस जगह पर तक फासला कितना है मीन पोजीशन से x, टोटल कितना खींचा था एक्स ओ, और यहाँ पे क्या है x। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट एक्स ओ का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा, अगर नहीं आई तो इस वीडियो को डिटेल में देख लें, ठीक है। और जिस तरह भी मैंने इसका बताया वी एक्स इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अभी हमारे केस में ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ज़ीरो का स्क्वायर, और एक्स ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो मीन पोजीशन है। तो v की वैल्यू क्या है 1, ओमेगा एज इट इज़ लिखा और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर रह गया क्योंकि एक्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है। अब यहाँ पे देखें ओमेगा क्या होता है, टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला याद है 2 पाई बाय ओमेगा। एक दफ़ा इसको देख लें दोनों चीज़ों के लिए। पेंडुलम के लिए क्या होता है टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट L/G, और इसके लिए क्या होता है जो कि स्प्रिंग वाला होता है, टाइम के अंदर लफ्ज़ आता है TIM, एम आ रहा होता है तो एम ऊपर आ जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m/k का अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें ओमेगा हम लोगों ने अगर निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए यहाँ के, तो स्प्रिंग वाले केस में देखें कि ओमेगा का मतलब है कि ऊपर कौन सी चीज़ आएगी k, और अगर पेंडुलम होता तो ओमेगा की वैल्यू निकालने में ऊपर क्या आ जाती है अंडर द रूट g। स्प्रिंग के केस में अंडर द रूट k, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आया देखें ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट g, और नीचे आ जाएगा l। इसी तरह इसके केस में ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट k/m। चलते हैं जी, 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट k/m और अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर, और एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो सिर्फ एक्स रह जाएगा। वैल्यूज पुट इन कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 80 डिवाइडेड बाई 1, 80 हम लोगों को k गिवन है और 1 मैथ्स की वैल्यू है, और x साथ आ गया। इसको सॉल्व करें, 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 80 की वैल्यू होती है 8.944, और x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 8.944। इससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.11 मीटर, यानी x 0.11 मीटर अगर स्प्रिंग को खींचा जाए और फिर छोड़ा जाए तो मीन पोजीशन से गुजरते वक्त उसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल 9 इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन समझ लें तो बहुत आसान है। फार्मूला थोड़े से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इसकी स्टेटमेंट में भी एक गलती है। यहाँ पे बुक में 800 ग्राम लिखा हुआ था लेकिन 8000 ग्राम है। एन 8000 ग्राम बॉडी वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर, द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन। कि ये एक स्प्रिंग है जिसमें एक 8 kg की बॉडी है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से मीन पोजीशन से 0.3 मीटर के फासले में। और जब यहाँ तक उसको खींच लिया है तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गई है जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो वो कितनी है 60 न्यूटन, जो कि इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। अब फाइंड आउट करना है हमने टाइम, एक्सेलरेशन, v वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। जब ये यहाँ से वापस जाना शुरू करता है तो जब 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर के फासले पे रह जाता है मीन पोजीशन से, तो इस पोजीशन पे आपने ये 5 वैल्यूज मालूम करनी है, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, v, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू करते हैं। गिवन हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मास है, एम्पलीट्यूड है और रिस्टोरिंग फोर्स है। और कहा हमें ये गया कि जब डिस्प्लेसमेंट होगी 0.12 मीटर तो उस वक्त आप लोगों ने ये 5 चीज़ें मालूम करनी है, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू करते हैं। लेकिन याद रहे जब स्प्रिंग की बात हो और स्प्रिंग कांस्टेंट ही ना मालूम हो के, तो फिर आगे चल नहीं सकते। लिहाजा सबसे पहले आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के मालूम करना है। तो उसका फार्मूला आपको पता है, हुक्स लॉ से मालूम होता है, F इज इक्वल टू के एक्स, यानी के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। हमारे केस में F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर, और X क्या है, एक्स ए। तो के इज इक्वल टू एफ आर ओवर एक्स ए इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 0.3 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गई हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ। स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो है मैंने लफ्ज़ आपको याद कराया था टाइम, TIME, इसमें M आ रहा होता है लिया था
अंडर द रूट के अंदर ऊपर m आएगा, t इज इक्वल टू 2π√m/k। वैल्यूज़ डाल दें और 2 × 3.14 और अंडर द रूट क्या आ जाएगा, मास है 8 kg डिवाइडेड बाई k 200। इनको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 6.28 और अंडर द रूट 8 डिवाइडेड बाई 200 से आ जाएगा 0.04। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 6.28 एज इट इज़ और अंडर द रूट 0.04 से 0.2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.256, राउंड फिगर में ले आएंगे 1.3 सेकेंड। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है टाइम पीरियड। सेकेंड पार्ट है एक्सेलरेशन, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका फार्मूला होता है -ω²x। अब ओमेगा क्या है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ को ये फार्मूला कैसे आया है ये नहीं समझ आता। इसलिए मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इन स्ट्रेट लाइन। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि जिन बच्चों के पास वीडियो देखने का टाइम ना हो यहाँ पे समझ लें। देखें, ये एक सर्कल है और इसके अंदर आपको मैं S इज़ इक्वल टू VT, तो मशहूर ज़माना आपको एक याद ही होगा फार्मूला जब सर्कल के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये तो क्या है लीनियर के लिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जबकि सर्कल में कोई चीज़ घूम रही हो तो उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे इज इक्वल टू VT से ही टाइम इज इक्वल टू 2π/ω निकला हुआ है। थीटा इज इक्वल टू ω/t है। देखें थीटा कितना होगा जो एक पूरा चक्कर लगा ले, 2π, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और टाइम पीरियड जो इस सर्कल का होगा पूरा वो कैपिटल T। अब यहाँ से अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है तो 2π/ω कर लें, और अगर ओमेगा निकालना है तो 2π/t कर लें। तो अगर कभी आपको ओमेगा मालूम करना हो किसी चीज़ का जो सर्कल में मूव कर रही है तो वो इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। और अगर पेंडुलम में है या मास अटैच विद स्प्रिंग में है उसका किस तरह करेंगे, तो उसके फार्मूले आप लोगों को याद होंगे। टाइम पीरियड 2π√L/g, और इसका क्या है टाइम पीरियड 2πm/k, वो बाद में दिखाता हूँ। इसको देखें 2π/ω आपने एक चीज़ पढ़ रखी है। अब यहाँ से अगर ओमेगा नीचे है तो ओमेगा को अगर अलहदा करना है तो ओमेगा की वैल्यू होगी √g और L नीचे आ जाएगा ओवर L। कभी कभी ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह हमें एक्सेलरेशन के फार्मूले में पड़ रही है, तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा g/L। जब पेंडुलम की बात हो और ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत पड़े तो वैल्यू होगी g/L। इसी तरह जब स्प्रिंग अटैच विद मास हो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k। क्यों, मास ऊपर याद रख लें कि टाइम पीरियड का जब फार्मूला होगा तो मास ऊपर आएगा, क्योंकि इसके लफ्ज़ में भी m आ रहा है, मैंने इससे याद रखा है। और अगर ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा नीचे होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू √k डिवाइडेड बाय m, और ओमेगा स्क्वायर निकालना हो तो k/m। यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने फार्मूले वाली जगह, a इज इक्वल टू -ω²x। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या देखी है k/m, तो -k/m इंटू x आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं, यानी -200 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है 0.12, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मालूम करनी है वेलोसिटी। अब इससे पहले जो देखो टाइम पीरियड वाले में तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी एक्स की कि ये है। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है कि -ω²x डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे आपने मालूम करनी है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की वैल्यूज़। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 0.12 से आ जाता है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट, यहाँ से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ से लेकर जिस जगह पर आपने मालूम करनी है वेलोसिटी उसका स्क्वायर, यानी कि ओमेगा अंडर रूट एक्स ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स ए है, उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ से लेकर जिस जगह पे आपने मालूम करनी है वेलोसिटी यानी एक्स का स्क्वायर, इक्वल टू, ये देखें फार्मूले के अंदर भी, इस वाले के अंदर देखें वी हमने मालूम की थी इसकी वेलोसिटी पॉइंट की, तो वो इसी की पॉइंट की वेलोसिटी भी वही बनती है। तो वो बनती थी यहाँ से इस लोकेशन तक जो कि रेडियस बनता है, यानी कि अंडर द रूट r², माइनस इस पॉइंट से इस लोकेशन तक जो कि डिस्प्लेसमेंट x बनती है। हमारे केस में क्या है, ओमेगा अंडर द रूट यहाँ से XA का स्क्वायर माइनस यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक x का स्क्वायर। ये सिर्फ याद कराने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ।
अब वैल्यूज़ डाल देते हैं। ओमेगा की वैल्यू कहाँ कहाँ है, ये देखें ओमेगा स्क्वायर की थी 200/8, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट 200/8, और अंडर द रूट एक्स ए की वैल्यू क्या है, 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 8 कितने ज़ा 200 होता है, 25 ज़ा, और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो 5 आ जाएगा। अंडर द रूट 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.2749। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.3745। राउंड ऑफ कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है इस पॉइंट पे जब डिस्प्लेसमेंट 0.12 मीटर है। अब स्क्रीन पे काफ़ी क्लटर बन चुका है, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, मशहूर ज़माना फार्मूला है हाफ mv²। इसको हम सॉल्व करते हैं, हाफ का मतलब होता है 0.5 हाफ है। एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 kg, वी हमने अभी निकाली है 1.4, लेकिन एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हम लोग बाकायदा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल यूज़ कर लेते हैं। 1.3745 होल स्क्वायर, 8 का हाफ कितना होता है 4, और 1.3745 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू आ जाएगी 1.96। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6 जूल काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत ही आसान है, इससे मिलता जुलता फार्मूला है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यूज डालते हैं, हाफ क्या होता है 0.5, के की वैल्यू हमने निकाली हुई है 200, और एक्स जिस पॉइंट पे हम लोगों ने मैयर करना है वो है 0.12 का स्क्वायर। अब 200 का हाफ क्या होता है 100, और 0.12 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर से ले लेंगे 0.0144। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है 1.44 जूल। Numerical 10. Find the amplitude, frequency and time period of an object oscillating at the end of a spring. कि ये एक स्प्रिंग है, इसके एंड पे ये ऑब्जेक्ट है और ये इस वक्त जो है मीन पोजीशन 0 पे है, यानी x 0 है इसका, और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, वो हम लोग कह देते हैं x0, और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन भी x0 होगी, पॉजिटिव और माइनस होंगी। एट टाइम t वो कह रहे हैं इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एनी टाइम एनी इंस्टेंट t इज़ गिवन, और क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0.25 कॉस ऑफ π/8t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट x मालूम करने का तरीका उन्होंने बता दिया कि ये फार्मूला है। तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी x ही मालूम करना है आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो ये आपको पता है फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा t। इसकी डेरिवेशन मैं करवा चुका हूँ, 2 मिनट की डेरिवेशन है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने x मालूम करना है किसी भी एक पॉइंट पे, तो समझ लेते हैं कि इस एक पॉइंट पे जबकि x है और हमें मालूम नहीं कि x की वैल्यू क्या है, तो वो उन्होंने क्या मालूम करें अगर आपको ये वैल्यूज़ गिवन है। बहुत आसान है, गिवन हमें क्या क्या है जी, सबसे पहले तो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट एट एंड ऑफ स्प्रिंग एट टाइम t, उसकी इक्वेशन x की गिवन है 0.25 कॉस π/8t। एम्पलीट्यूड x0 मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी f मालूम करनी है, टाइम पीरियड t मालूम करना है, और एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट x मालूम करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड x0 मालूम करना है। इस इक्वेशन को देखें, x इज इक्वल टू x0 कॉस π/8t। x0 तो ऑलरेडी गिवन है तो वो एज इट इज़ लिख लेंगे हम लोग, 0.25 मीटर। नेक्स्ट हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। अगर किसी को याद नहीं तो नॉर्मली टाइम पीरियड का तो सबने याद किया होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, और अगर अब इसको करें ओमेगा इधर ले जाएं f उधर ले जाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/f। अब अगर f निकालना है तो क्या हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये देखें f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखें कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा की वैल्यू है π/8। तो ओमेगा की जगह हम लोगों ने लिख दिया π/8, और नीचे 2 पाई ऑलरेडी मौजूद है तो वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या क्या क्रॉस आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, पाई दोनों पाई कट गए, नीचे बच गया 1/16, और फ्रीक्वेंसी होती है किस में, हर्ट्स में। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हमने जाना है टाइम पीरियड की जगह, बहुत आसान, 1/f फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो 1/, ये जो पूरा है 1/16 ये नीचे आ जाएगा। अब 1/16 डिनोमिनेटर है, और 16 जो है ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, और जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये बन जाएगा 16 सेकेंड। फाइनल चीज़ आ गई डिस्प्लेसमेंट x हमने मालूम करनी है, फार्मूला उसका गिवन है 0.25 कॉस π/8 t की जगह हम लोगों ने क्या डालना है 2, ये क्योंकि गिवन है 2 सेकेंड। अब देखें इसमें क्या चीज़ कट रही है,
8 और 2 4 दा 8 हो जाएगा। तो 0.25 कॉस पाई/4, पाई/4 कितना होता है, पाई होता है 180, तो पाई/4 हो गया 45। तो 0.25 कॉस ऑफ 45 आपका होता है 0.707 होता है, वरना कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 0.1767, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाता है। राउंड फिगर में कर लेते हैं 0.18 मीटर।